नमस्कार दोस्तों, मैं मलय। लोक कथा माल्यांग और उसकी जादू की कूंची के पहले भाग में आपने सुना कि माल्यांग नाम का एक बुद्धिमान लड़का चित्रकला सीखना चाहता था। एक बूढ़े बाबा से मिली एक जादू की कूंची से वह जो भी चित्रकारी करता वह सभी वास्तविक हो जाते। उस कूंची से वह ज़रूरतमंदों की मदद करता। परंतु गांव के अत्याचारी जमींदार की बात न मानने पर उसे बंदी बना लिया जाता है। मगर माल्यांग अपनी चतुराई से जमींदार के चंगुल से निकल भागता है। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। माल्यांग अभी कुछ ही दूर गया होगा कि उसे अपने पीछे शोरगुल सुनाई पड़ा। पीछे मुड़ा तो देखा जमींदार और उसके 15-20 गुर्गे घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे हैं। उनके हाथ में तेज मशालें थी और जमींदार के हाथ में तलवार चमक रही थी। जल्दी ही वे घोड़े दौड़ाते हुए माल्यांग के करीब पहुंच गए। माल्यांग ने बड़े धीरज के साथ जादू की कूंची निकाली और उससे एक तीर कमान बना डाला। फिर उसने कमान पर तीर चढ़ाकर सर की आवाज के साथ जमींदार की तरफ छोड़ा। तीर जमींदार को लगी और वह घोड़े से गिर पड़ा। माल्यांग ने अपने घोड़े को कस कर चाबुक मारा। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। माल्यांग अब घुमंतू जीवन बिताने लगा। वो घोड़े पर एक गांव से दूसरे गांव जाता और गरीब गांव वासियों के लिए ज़रूरत की चीज़ें बनाता। जल्दी ही बसंत आ गया। एक दिन माल्यांग ने देखा कि एक बूढ़ा किसान और एक छोटा लड़का खेत में हल खींच रहे हैं। उनके पास भैंस नहीं है। माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची निकाली और उनके लिए एक भैंसे का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, भैंसा सजीव हो उठा। इस तरह बूढ़े किसान को खेत जोतने के लिए भैंस मिल गई। एक बार माल्यांग चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां वर्षा न होने के कारण धान के पौधे सूखने लगे थे और सिंचाई के लिए किसानों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची से उनके लिए एक रहट का चित्र बनाया। रहट के बनते ही पानी कल कल ध्वनि से खेतों में पहुंचने लगा। इस तरह कई दिनों तक लगातार घोड़ा दौड़ाने के बाद माल्यांग एक शहर में जा पहुंचा। माल्यांग ने उसी शहर में रहने का फैसला कर लिया क्योंकि वो अपने गांव से अब बहुत दूर आ चुका था। शहर में उसे काम नहीं मिल पाया, इसलिए वो अपनी जादू की कूंची से चित्र बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। ये सोचकर कि उसके बारे में कहीं किसी को पता न चल जाए, वो चित्र बनाने में बड़ी सावधानी बरतता था। पशु पक्षियों के चित्र में वो उनका कोई ना कोई अंग अधूरा छोड़ देता था ताकि उनमें जान ना आ जाए। मगर एक दिन उसने एक ऐसे सारस का चित्र बनाया जिसकी आंखें नहीं थीं, पर अनजाने में ही उसकी कूंची सारस के सिर को छू गई। आंखों की जगह स्याही लगते ही सारस ने आंखें खोल दी और पंख फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ गया। ये देखकर पूरा शहर चकित रह गया। कुछ शरारती लोगों ने सम्राट से शिकायत भी कर दी। सम्राट ने माल्यांग को राजदरबार में पेश करने का आदेश दिया। माल्यांग अत्याचारी सम्राट के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके सिपाही तरह तरह के प्रलोभन देकर और डराकर धमकाकर उसे सम्राट के पास ले गए। माल्यांग ने गरीबों पर सम्राट के अत्याचारों की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। उसे पता था सम्राट बहुत अत्याचारी है, इसलिए वो सम्राट से घृणा करता था। ऐसे आदमी के लिए वो किसी भी हालत में चित्र नहीं बनाना चाहता था। इसलिए जब सम्राट ने उसे नागराज का चित्र बनाने का आदेश दिया तो उसने नागराज की जगह एक मेढक का चित्र बना दिया। और जब सम्राट ने अमर पक्षी बनाने का आदेश दिया तो उसने एक मुर्गे का चित्र बना दिया। बदसूरत मेढक और मैला कुचैला मुर्गा सम्राट के आसपास कूदने फांदने लगे और चारों तरफ गंदगी फैलाने लगे। उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी कि पूरे राजमहल में बदबू आने लगी। ये सब देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे माल्यांग की जादू की कूंची छीन लें और उसे जेल में बंद कर दें। जादू की कूंची अब सम्राट के कब्जे में आ गई थी। उसने इस कूंची से चित्र बनाने की कोशिश की। लालची सम्राट ने कूंची से सबसे पहले सोने का पहाड़ बनाया। फिर सोचा सिर्फ एक सोने का पहाड़ काफ़ी नहीं है, इसलिए वह एक के बाद एक सोने के पहाड़ बनाता चला गया।
सारा चित्र सोने के पहाड़ों से भर गया। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चित्र पूरा होने के बाद उन सोने के पहाड़ों का क्या हुआ? वे सब पत्थर की चट्टानों में बदल गए। क्योंकि चट्टानें बहुत भारी थी, इसलिए वे नीचे गिरने लगी। इसलिए सम्राट कुचलते कुचलते बचा। फिर भी सम्राट ने लालच नहीं छोड़ा। सोने के पहाड़ बनाने में असफल होने के बाद उसने सोने की ईंटें बनाने की सोची। पहले उसने एक ईंट बनाई, पर वो उसे कुछ छोटी लगी। अब सम्राट ने उससे कुछ बड़ी ईंट बनाई, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट न हुआ और अंत में उसने सोने की एक लंबी सी सिल्ली बना डाली। लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चित्र पूरा होने के बाद क्या हुआ? सोने की सिल्ली ने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया। अजगर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सम्राट की तरफ लपका। ये देखकर सम्राट डर के मारे बेहोश हो गया। भाग्यवश राज दरबार के अधिकारी उसे बचाने आ गए, वरना अजगर उसे निगल ही जाता। जब सम्राट को पक्का विश्वास हो गया कि जादू की कूंची उसके लिए बेकार है, तो उसने माल्यांग को रिहा कर दिया और उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने का दिखावा करने लगा। उसने माल्यांग को ढेर सारा सोना चांदी भेंट किया और अपनी एक राजकुमारी से शादी का अनुरोध भी किया। मगर माल्यांग अपनी योजना पहले ही बना चुका था। उसने ऐसा दिखाया मानो उसे सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार हो। अत्याचारी सम्राट ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने माल्यांग को जादू की कूंची लौटा दी। सम्राट ने सोचा, अगर इससे पहाड़ का चित्र बनवाया गया तो उसमें से जंगली जानवर निकल सकते हैं। अच्छा होगा कि इससे पैसे बरसाने वाला पेड़ बनवा लिया जाए। इसलिए अत्याचारी सम्राट ने माल्यांग को पैसे बरसाने वाले पेड़ का चित्र बनाने का आदेश दिया। माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची उठाई और समुद्र का चित्र बना डाला। पल भर में सम्राट के सामने एक विशाल समुद्र प्रकट हो गया। उसका पानी बिल्कुल शांत था और वो आईने की तरह चमक रहा था। ये देखकर सम्राट बहुत नाराज हो गया और डांटते हुए बोला, किसने तुम्हें समुद्र का चित्र बनाने को कहा था? मैंने तो पैसा बरसाने वाला पेड़ बनाने को कहा था। माल्यांग ने अपनी योजना के अनुसार समुद्र के बीच में एक टापू का चित्र बनाया और उस पर एक बड़ा सा पेड़ बनाकर अत्याचारी सम्राट से कह दिया, ये रहा पैसे बरसाने वाला पेड़। सम्राट मंत्रमुग्ध होकर उस चमकीले पेड़ को देखने लगा। उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, इस समुद्र में मछलियां क्यों नहीं है? माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची से चित्र में कुछ रंग और भर दिए। क्षण भर में इंद्रधनुष के 7 रंगों वाली मछलियां प्रकट हो गईं। वे थोड़ी देर दुम हिलाकर पानी में तैरती रहीं, फिर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में विलीन हो गई। अब सम्राट अपने आप को रोक नहीं सका और लालच के मारे बोला, जल्दी से अब एक बड़ी सी नाव भी बना दो। मैं उस पर बैठकर पैसे बरसाने वाले पेड़ को हिलाने और पैसा बटोरने टापू पर जाना चाहता हूँ। माल्यांग ने एक बड़ी सी नाव बना दी। नाव पर अत्याचारी सम्राट अपने लाव लश्कर और कुटिल मंत्रियों के साथ सवार हो गया। फिर माल्यांग ने कुछ रेखाएं खींचकर हवा बना डाली। समुद्र में हल्की हल्की लहरें उठने लगी और नाव आगे बढ़ने लगी। सम्राट को नाव की रफ्तार कुछ धीमी लगी। नाव के आगे के हिस्से में खड़ा होकर वह जोर से चिल्लाया, हवा की रफ्तार और तेज करो। माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची से कुछ गाढ़ी रेखाएं खींची और हवा की रफ्तार तेज हो गई। समुद्र की लहरें धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगी। नाव के सफ़ेद पाल अपने आप खुल गए और नाव हवा के रुख के साथ तेजी से गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। और तेज! माल्यांग ने अपनी जादू की कूंची से कुछ रेखाएं और खींच डाली। समुद्र गरज उठा, उसमें प्रचंड लहरें उठने लगी और नाव डांवाडोल होने लगी। सम्राट गला फाड़ कर चिल्लाने लगा, बस करो, अब ज्यादा हवा नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बस करो। लेकिन माल्यांग ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो अपनी जादू की कूंची चलाता रहा। सहसा समुद्र ने भयानक रूप धारण कर लिया और उसकी ऊंची ऊंची तरंगें नाव के भीतर तक पहुंचने लगीं।
सम्राट के सारे कपड़े गीले हो गए। वो मस्तूल को पकड़कर खड़ा हो गया और माल्यांग की ओर इशारा करता हुआ जोर जोर से चिल्लाता रहा। मैं कहता हूँ बस करो। माल्यांग ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ सुनाई ही न पड़ रहा हो। वो तेज हवाएं लाने के लिए नई नई रेखाएं खींचता रहा। सहसा आकाश में अंधेरा छा गया। तूफानी हवा के साथ काले बादल उमड़ने लगे। भयंकर लहरें आसमान को छूने लगी। देखते ही देखते भीषण थपेड़ों में नाव डगमगाने लगी और अंत में लहरों के प्रहार से क्षत विक्षत नाव डूब गई, जिससे अत्याचारी सम्राट अपने लाव लश्कर समेत समुद्र में समा गया। इस तरह उस राज्य को एक अत्याचारी सम्राट से मुक्ति मिल गई। सम्राट के मरने के बाद माल्यांग और उसकी जादू की कूंची की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन माल्यांग का क्या हुआ, ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है उसने अपने गांव लौटकर बाकी जिंदगी गांव के किसानों के साथ बिताई, और कुछ लोग कहते हैं वो दुनिया में जगह जगह घूमता रहा और गरीबों के लिए चित्र बनाता रहा, ज़रूरतमंदों के काम आता रहा। दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कथावाचक और बूढ़े बाबा की आवाज़ है मलय की यानी मेरी, माल्यांग की आवाज़ है श्रेया की, अध्यापक और सम्राट की आवाज़ है शैकत की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिज़ाइन तथा एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज़ को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानियों को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इनका आनंद उठा सकें। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। एक नई लोक कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज़।